प्रस्तुति नाटक हार जीत। इसके कहानीकार हैं जहरू बख्श। इसका नाट्य रूपांतरण किया है नाजिर जहां सिद्दीकी जी ने। परिकल्पना एवं निर्देशन जावेद अजीज राय। शबनम में तुम्हारा चरित्र झांक रहा है, तुम्हारा ही आदर्श बोल रहा है। तुम्हारी ये मीठी तीखी खट्टी चटपटी यादें किसे अर्पण करूं? तो लो, स्नेह की भेंट स्वरूप अपना ये प्रतिरूप स्वीकार कर। चलिए आज एक अनोखा सा किस्सा आप लोगों के सामने पेश करता हूं। दुनिया में ईश्वर ने, अल्लाह ने बहुत से रिश्ते बनाए। हर रिश्ते का एक अपना अलग ही जायका, एक अलग ही मजा होता है। पर जनाब यकीन मानिए, मेरा तजुर्बा कहता है कि रिश्तों की इस भीड़ में अगर सबसे जायकेदार, ना भूलने वाला और इंसान को अंदर तक भिगोने वाला सबसे नजदीकी अगर कोई रिश्ता है तो वो मियाँ बीवी का। ना एक दूसरे के साथ रहते बने, ना एक दूसरे के बिना रहते बने। 24 घंटे माँ बाप भाई बहन के साथ जिंदगी के खास पैर गुजरते हैं। पर जनाब जिंदगी के सारे शानो शहर जो हर जापके से रंग, वो मियाँ बीवी का रिश्ता। कभी एकदम से अजनबी हो गए, कभी एकदम से राजदार हो गए, कभी हमकत्व हो गए, कभी राजदार हो गए। पर जनाब ऐसा मैं ना कहता था। आप सभी गौर से इसलिए देख सुन रहे हैं क्योंकि आप में से हर शादीशुदा को ऐसा लगेगा कि बस यही तो हमारे बीच भी होता है। रहस्य, रोमांस, प्यार, लड़ाई, झगड़ा, दोस्ती, दुश्मनी से भरपूर है ये अनोखा रिश्ता। कभी गुदगुदाता, कभी गुनगुनाता, कभी लगता अगले ही पल जंग का अंजाम दो देशों का अलगाव हो। पर ये क्या, यहाँ तो माजरा ही दूसरा। चलिए एक मशहूर लेखक और उसकी महबूबा बीवी की बात, और काल 1950 के आसपास। यूं तो आप हमेशा सुलह सफाई के मूड में रहती, पर तू मैं के बादल भी चितराए रहते हैं। पता नहीं कब मौका पाकर गरजने बरसने लगे। सच्चाई तो यह है कि आप देखने में तो खूबसूरत और दिलचस्प हैं, बात उनमें बहुत दिलचस्प है, मगर बात मर्जी के खिलाफ हुई नहीं कि तुनक मिजाजी भड़क उठती और बगैर अल्टीमेटम के युद्ध की ठान लेती। पता नहीं कहाँ से सीखे इन मंत्रों को अपने शौहर पर आजमाती रहती, मगर भोलेपन और ना तो दिलों की बदौलत शिकस्त खाती रहती। मगर हम भी क्या करें, आपकी भोली सूरत पर तरस खाकर दिखावा करते कि हमारी हार हुई और आपके रंग की खरी जीत हुई। भाई आपके हौसले पस्त ना होने पाए। भाई अगली बार आप और भी ज्यादा जोशो खरोश के साथ मैदान में आए और हम जिंदगी के मजे लें। शबनम, ओ शबनम, अरे दीरानी, अरे मेरी महारानी कहाँ हो? अरे भाभी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप आओ बैठो 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 बैठो। क्यों जी, आप बड़े बड़े क्या कर रहे हो? खड़े होके हमारी भाभी का इस्तकबाल नहीं करोगे? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम मियां ज़हूर, कैसे हो? अभी तक तो शुक्र है अल्लाह का, आगे खुदा जाने। है भाभी, हम औरतों का दिन भर घर में कटे और फिर भी बस यही सुनो कि दिन भर घर में करती क्या रहती हो? तुम दोनों देवरानी जेठानी पानी पी पी कर मर्दों को कोसती हो। खुदा ना खास्ता अगर इस दुनिया में औरतों की हुकूमत हो जाए तो हम मर्दों को तो कहीं कदम रखने का ठिकाना ही ना मिले। आखिर तुम भी देवर जी हो तो एक मर्द ही ना। क्या 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 मतलब आपका? कुछ नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूँ। अरे भाभी छोड़ो, इनका तो रोज का है। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपकी सवारी आ कहाँ से रही है? अरे बस कुछ मत पूछो शबनम, जहाँ देखो इन मुँह मर्दों ने हम औरतों का जीना हराम कर रखा है। सुनो तो सही, हुआ क्या है? अरे आज सवेरे से ही तुम्हारे जेठ जी ने हमारा भी जीना हराम कर रखा है। क्या हुआ जी? अरे होना क्या है, ये मुँह सवेरे उठ जाते फिर किसी को चैन की नींद नहीं सोने देते। अरे कौन?
अरे यही हमारे शोहर और कौन। क्या बात है कुछ? अरे वो ठहरे निठल्ले, ब्रश क्या करते हैं, सवेरे से ही जली बुनी सुनाने लग जाते हैं, रोटी और चाय की गुहार लगाने लगते हैं। फिर क्या हम कोई कम थोड़े, हम भी थके हारे पड़े रहते हैं, चाहे आंख लगे या ना लगे। बेचारे भैया जी। अरे छोड़ो, काहे के बेचारे, खुद तो घोड़े बेच के सोए पड़े रहते हैं और दंदन आता है हमारी छाती पे। और वो मुआ कलुआ एक नंबर का हरामी, इनकी सुर में सुर मिलाया जाता है। काहे भौजी, तुम तो नक्सी बात पे भिन भिना जात हो। अरे भाभी, वो कलुआ तो भोपाल चला गया था ना? अरे शबनम, तुम नीरी भोली भाली हो, कहाँ उस कलुए की बात में लग गई। यहीं पड़ा है हमारे घर में, हमारी छाती पे मूंग डल रहा है। अरे भाभी, तुम कैसे झेलती हो दोनों भाइयों को? अरे हम तेरे भोले भाले तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम भी से एक लल्लू का की भतीजी है, ऐसो पानी पिलाए है कि नानी याद आ जाए। हाँ। अरे भाभी, आप तो वो जबलपुर में सुलगती नारी विशेषांक लिए गई थी ना, वहाँ क्या हुआ वो बताइए। अरे होना कछु नहीं है री, ये मर्दों की तो जाति होती है दोगली। वो क्या कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, बस वही। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, अब हम सभी औरतों को ना एकजुट होना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। एकजुट होना पड़ेगा, फिर क्या करेंगी? फिर क्या, इन दोगले मर्दों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। भाभी भाभी, पर ये आंदोलन करने से कहीं लड़ाई ना होगी? अरे लड़ाई नहीं, हम तो छाती पे चढ़ के नाचेंगे इन शौरों के। पर भाभी, ये मर्द हमसे नाराज हो गए तो हम फिर क्या करेंगे? अरे घर तो चली जाएगा ना यार शबनम, कैसी बातें कर रही पर भाभी, हमारे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनका क्या होगा? अरे तो है तो इन्हीं के पिल्ला पिल्ली, हम कौन सा मायके से दहेज में लेके आए थे। पर भाभी, फिर भी ये मर्द ना झुके तो? अरे तुम इन मर्दों की प्रिय चरित्र के बारे में नहीं सुनी हो? अरे औरतों के सामने इनकी क्या विसा, मिनमिनाते हुए आएंगे, मिनमिनाते। हाँ भाभी, तुम कहती तो सही हो, हम भी तुम्हारे देवर जी के साथ बहुत परेशान हैं। हाँ शबनम, अब सुलगती नारी का तो उद्देश्य ही औरत की आज़ादी है। पर भाभी, हमें आज़ादी मिल जाएगी, मगर कितनी? अरे इन मर्दों की तानाशाही से और कितनी। पर हम आज़ाद होकर करेंगे क्या? अरे इन मर्दों की हुकूमत का अंगूठा दिखाएंगे, अंगूठा, और क्या। फिर हर जगह हम औरतों का ही बोलवाला होगा। पर भाभी, उससे हमें फायदा क्या होगा? अरे शबनम, तुम बहुत बुद्धू हो रहे, अब तुम खुद ही देखो, देवर जी तुम तो कितनी रौब गाड़ते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की चिल्ला को सब तुम ही तो करती हो। हाँ, पर वो तो हर नेक और समझदार बीवी का फर्ज है। अच्छा, और देवर जी, तुम्हारे मियाँ जी का कोई फर्ज नहीं? अरे है ना, वो कमा कर लाते हैं और हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। क्या खाक कमा के लाते हैं और क्या खाक ख्याल रखते हैं तुम्हारा? सुनो, अगर तुम ना हो ना तो इस घर का कोई काम ना होगा, जहन्नुम बन जाएगा ये घर, जहन्नुम। हाँ, वो तो है। फिर भी वो क्या कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं वो, चली कटी सुनाते हैं ना, कभी खुश होते हैं तुम्हारे किसी काम से? अरे काय के खुश होंगे, एक नंबर के तुनक मिजाज के हैं, बस दिन भर यही कहते रहते हैं कि तुम दिन भर घर में पड़े पड़े करती क्या रहती हो, सब पड़े पड़े रोटियां तो तोड़ती हो। बस यही तो इन मर्दों की नाक नीची होनी चाहिए थी। हाँ भाभी, तुम सही कहती हो, इनकी नाक नीची होनी चाहिए। हम तो सही कहते हैं, यूं ही थोड़ी सुलगती नारी का मोर्चा था मैं। हाँ, पर भाभी, हमें तुमसे डर ही लगता है। अरे डरो नहीं, मैदान में डट के खड़ी रहो। हाँ, पर इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर हमें छोड़ के चले गए तो कर दीजिएगे। अरे तुम बहुत बुद्धू हो रहे शबनम, क्यों जाएंगे छोड़ के भला? नहीं, पर कुछ नहीं, ये देखो, तुम हटो यहाँ से, ये देखो, सुलगती नारी में लिखा है, जब तक दुश्मन के दांत खट्टे ना कर दिए जाए तब तक मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। पर भाभी, ये तो खट्टी चीज खाती नहीं है। अरे शबनम, जब तक दुश्मन को धूल न चटा दी जाए तब तक हथियार नहीं डालने चाहिए। हाँ भाभी, पर भाभी, आपकी सुलगती नारी कहीं मुझे अंगारा न बन जाए। शबनम, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, तुम जैसी औरतों की वजह से हम जैसी औरतें मर्दों की हुकूमत झेल रहे हैं, लानत है, छी। अरे भाभी, नाराज मत हो, आओ ना, बैठो, गुस्सा नहीं होते भाभी, गुस्सा नहीं होते, बैठो। देखो, मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी बहुत दम रखती हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा, ये किताबें रखो और इन्हें ध्यान से पढ़ना, खास करके ये खुदगर्जी का पुतला, तुम्हें हिम्मत मिलेगी। ठीक है, मैं ध्यान से पढ़ूंगी। अच्छा,
ये रिसाले भी देख तू। हाय री औरत, कांटे की छाया में बेचारा ये फूल। ये मर्द कितना जुल्म करते हैं ना हम अबला औरतों पर। कांटे की छाया में बेचारा ये फूल। भाभी, अब तुम देखना मैं कैसे मजा चखाती हूँ। मैं कोई जालिम मर्द की मासूम बीवी बनकर नहीं रहूंगी। देखना तुम, धड़कता शोला। सही बात है, अगर औरत और मर्द एक बराबर है तो ये शौहर हम बीवियों को गुलाम बना करके रखते हैं। आने दो मियाँ जी को, खबर लेती हूँ। शाबाश शबनम, ऐसे ही डटे रहे, घबराना नहीं। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत वक्त बीत गया ना। फातिमा के घर भी तो जाना है, उसके मियाँ जी से भी वो बहुत परेशान है, जरा दिलासा दे आओ। चलो बहन। अरे भाभी, चाय तो पीती जाती है। अरे चाय वाय फिर किसी और दिन। अरे शबनम, मैं तो भूल ही गई, सुलगती नारी में एक नया लेख छपा था, धधकता शोला, औरतों की आज़ादी की नई धड़कन। मैंने तो पढ़ लिया है, तू भी पढ़ लेना, हिम्मत मिलेगी। ठीक है भाभी। चल, खुदा हाफिज, खुदा तेरी हिफाजत करे। धड़कता शोला, औरतों की आज़ादी की नई धड़कन। हाँ, यही पढ़ोगे। जब भाभी साहिबा चली गई तो बेगम साहिबा ने भाभी की दी हुई किताब धधकता शोला एक ही सांस में पढ़ डाली। तो बेगम साहिबा ने हमसे आकर सवाल किया। क्यों जी, जब मजहब में औरत और मर्द का हुकूक एक बराबर है तो फिर ये मर्द हम औरत को बंदी बना करके रखते हैं? कैसी बातें करती हो बेगम, जब अल्लाह मियाँ ने मर्द औरत को एक बराबर नहीं बनाया तो भला मजहब कैसे उनके हुकूक बराबर ठहरा सकता। अब यहीं देख लो ना, हम लंबे चौड़े कद्दावर हैं, तुम हल्की फुल्की नन्ही सी गुड़िया। हम पत्थर जैसे सख्त हैं और तुम फूल जैसी मुलायम। हम क्या क्या करके कमा के लाते हैं और तुम पड़ी पड़ी खाती। फिर हमारी तुम्हारी बराबरी कैसी? हाँ भाई, सच पूछो तो मजहब की रूह से मर्द हाकिम है और औरत महकूम। इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि औरत घर के फर्नीचर में शामिल है और उसकी उतनी ही अहमियत है जितने दीगर सामान की। हाँ जी नहीं बेगम, घर के सामान में तो औरत से ज्यादा जरूरी सामान होता है। मसलन कागज, कलम, दवात। अगर इनमें से एक भी नहीं तो तुम ही बताओ, हम क्या लिखें, क्या कमाए, क्या खुद खाए और क्या तुम्हें खिलाए। हाँ भाई, औरत घर के खुशनुमा सामान में जरूर शुमार हो सकती है। हाँ, गोया तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आ भर भी जाए तो ड्राइंग रूम की दीगर चीजों में तुम मुझे भी गिनोगे। और नहीं तो क्या भाई, कोई ऐसा मेहमान आ भर जाए जिसके सामने तुम्हें पर्दा करने की जरूरत ना पड़े तो हम उससे यकीनन कुछ इस तरह गुफ्तगू करेंगे। किस तरह गुफ्तगू करेंगे? जरा हम भी तो सुने भाई, किस तरह गुफ्तगू करेंगे? अरे बोलो। हाँ, कमरे में ये जो कालीन बिछवाया है 250 रुपए का, कभी 200 रुपए में आता था। ये 30 है, 31 रुपए में आया, कभी 7.5 रुपए में मिलता था। यस, ये चम्मच देखिए, खाली जर्मन सिल्वर के हैं, बगैर पॉलिश किए चमकते हैं। और ये तस्वीर चुगताई के कलम की करामात हमें बहुत पसंद है। कीमत तो इसकी बहुत है, पर नीलामी में सस्ते दामों में हमारे हाथ लग गई थी। और ये है हमारी बेगम साहिबा, देखने में निहायती हसीन, नाजुक और दिलचस्प। जर्दी, पुलाव, कोरमा, बिरयानी वगैरह बहुत बढ़िया पकाती है। हाँ, मगर बातूनी और झगड़ालू ज्यादा ना होती तो बहिश्त की भी रौनक बढ़ा सकती थी। ये वाह, तुम बस यही कहना चाहते हो कि तुम हाकिम हो, मैं महकूम, तुम घर के मालिक हो और मैं घर के फर्नीचर में शामिल हूँ। जरा सुनो तो, कौन सी मजहबी किताब में मिला है था? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उसी मजहबी फहरिस्त में जैसे हम सब मानते हैं।
अरे उसी मजहबी फहरिस्त में जिसे हम मस्जिदों मकतबों में पढ़ते हैं। अरे वही जो कुतुब फरोश की दुकान में मिलता है। अरे बेगम वही जिसके पुलिस के गवाह कस्में खाते हैं। बस तुम्हारा बस यही मतलब है कि तुम हाकिम और मैं तुम्हारी बांधी। हाँ, हम तो बस इतना जानते हैं कि औरत हाकिम होती है और सारी दुनिया से हासिल है और मर्द महकुमबाज है। जरूर लिखा होगा, पर पता नहीं कहाँ होगी वो किताब। लेकिन भाई हमने तो सुना है कि आदम की पसली से हवा पैदा हुई थी, आदम का दिल बहलाने के लिए। अरे हटो यहाँ से। अल्लाह! अल्लाह, क्या हुआ? ठीक हो ना? ज्यादा जोर से लगी? नहीं। अरे बस तुम्हारा बस यही मतलब है कि तुम हाकिम और मैं तुम्हारी बांधी। बोलो बोलो, अरे बोलो। अरे भाई बांदी तो पता नहीं, पर महकूम तो हो। बांदी बांदी की बाबत साफ साफ लफ्जों में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि मियाँ और खाबिद उर्दू में आका के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आगे तुम खुद ध्यान लगा लो कि जब मियाँ आका हो तो उसकी बीवी क्या कहलाएगी। पहले मुंह तो बनवा लो मियाँ कहलाने लायक। हाकिम, मियाँ, आका, ऐसे लफ्ज रख लेने से कुछ नहीं होता है। जी बेगम, मुंह तो बना बनाया है। देखो हमारे चेहरे से कैसा हकीमाना रौब छलक रहा है। कसम खुदा की, आंखों वाले दूर से ही हमारे चेहरे मोहरे को देखकर दिल ही दिल कह उठते होंगे कि वो देखो बीवी का बादशाह आ रहा है। तुम्हारी लच्ची सूरत में तो तुम सैकड़ों में बेचारे जा सकते हो। अब कहीं ना बात पते की। सुनो बीबी, हम शौहर और शौहर होने के नाते एड़ी से लेकर चोटी तक इंसान है, एकदम इंसान। और खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और बाकी सारी मखलूकात यानी कि तुम लोग हम मर्दों की खिदमत के लिए बनाई गई है। तो क्या औरत इंसान नहीं होती? तौबा तौबा, भाई किसने कहा कि औरत इंसान नहीं होती? भाई औरत भी इंसान होती है, मगर कल से ये दावा मत पाल लेना कि औरत भी अशरफुल मखलूकात होती और दुनिया पर हुकूमत करने के लिए पैदा की गई है। अच्छा है भाई, तुम ही जहन्नुम में जाओगी, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर साफ साफ कह देते हैं कि इंसान का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मर्द, और मर्द ही अशरफुल मखलूकात। और बेचारी तो हर हालत में औरत और दुनिया की दूसरी चीजों की तरह मर्द की ताबेदारी और खिदमत के लिए बनाई गई है। बस अजीब बात है, अगर ऐसा है तो अरे क्या बात है बेगम, हमें कोसना जारी है या कुछ कमोवेशी है? खुदा खैर करे, तुम्हें कोसे मेरी जूती। बेगम बस अभी सुबह वाली बात पूरी नहीं हुई है। मर गए। मैंने पहले ही कहा था, तीखी मिर्च बंद घड़ी की सुई अभी तक आगे नहीं बढ़ी। वाह बेगम, क्या खूब याद दिलाई है। भाई सूरज रोशनी करता है मर्द को रास्ता दिखाने के लिए, चांद अमृत बरसाता है मर्द को राहत देने के लिए, हवा मस्ती से बहती है मर्द को जिंदा रखने के लिए, भाई पानी बरसता है मर्द की खेतीबाड़ी जिंदा रखने के लिए। बोलो बोलो, सारी भड़ास निकाल लो। हाँ हाँ भाई, सितारे अंधेरे में जगमगाते हैं मर्द की हिम्मत बढ़ाने के लिए, ओह परिंदे सुरी लगाते हैं मर्द का रंजो गम दूर करने। वाह वाह, अभी कुछ बाकी है लेखक महोदय की लेखनी में? देखो जहर बचा है, खत्म हो गया। अभी कहाँ बेगम, भाई फूल खुशबू लुटाते हैं मर्द को हंसाने के लिए, कलियां मुस्कुराती हैं मर्द को गुदगुदाने के लिए,
हरियालियां लहलहाती हैं मर्द को तरोताजा रखने के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल बहलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, मर्द के बच्चे पालने के लिए। कहने का मतलब ये है बेगम कि मर्द की बदौलत ही आसमान और जहां। अरे रहने दो, मैं खूब जानती हूँ साहिल के बहाने अपनी भड़ास निकाल रहे हो। तुम मर्द एक जाति होते हो। अरे बेगम, अगर हम मर्द ना होते तो औरत की खूबसूरती के कसीदे कौन पढ़ता? तुम तो खामखा जंगे मैदान खींच रही हो। दूर खड़े रहो, अभी फैसला नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, मगर मियाँ ये तो बताओ, अगर औरत नहीं होती तो मर्द पैदा कैसे होता? बात को भाई, इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए मर्द का पैदा होना तो जरूरी था ही, और औरत ना होती तो सूरज चांद सितारे उसे पैदा करते। और अगर सूरज चांद सितारे पीछे हट जाती तो बहिश्त की हूरें तो कहीं नहीं गई, वो ही उसे अपने शौक से पेट में रखती और खुशी खुशी दूध पिलाती। बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। अरे वो तो औरत की खुशकिस्मती है कि वो मर्द की माँ बन बैठी। क्या मतलब? हाँ, इसीलिए औरत पर सनक सवार हो गई कि वो मर्द पर हुकूमत कर सकती। लेकिन आपका ये दावा कभी साबित ना होगा, लिख रखो। इन बातों में क्या रखा? जो हाथ पैर चलाना जानते हैं भला वो क्या नहीं कर सकते? भाई हाथ पैर चलाना तो कीड़े मकोड़े भी जानते। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो दुनिया पर हुकूमत करने लगेंगे। कभी इन्हीं बातों पर इंग्लैंड वाले भी हाकिम बन बैठे थे, पर जब वहाँ औरतों ने वोट के लिए हलचल मचाई तो मर्दों की सारी हेकड़ी हवा हो गई। अच्छा जी हाँ, उन्होंने बिना कान पीछे हिलाए औरतों के सामने घुटने टेक दिए और आज वो बंदे से वोट देती है, पार्लियामेंट में मेंबर बनती है। अरे इंग्लैंड की बात छोड़ो, वो तो ठंडा मुल्क, वहाँ के लोग तो कहने भर के मर्द हैं। न मर्द जैसा हौसला रखते हैं और न शौहर जैसी काबिलियत। अच्छा। हाँ, मगर हम हिंदुस्तानी गरम मुल्क के बाशिंदे, यहाँ औरतें हाथ पैर चलाया कर और चाहे अपना सर पीटा कर। 1950 का जमाना है, यहाँ औरतों को हुकूमत की बात तो दरकिनार, घोड़े की लगाम पकड़ने की भी इजाजत नहीं है। अम्मा मियाँ हो किस जरूरत से? यहाँ तो मर्द औरतों के मुकाबले हमेशा ची बोलती आई हैं। अब यही देख लो ना, उन्हें कोई कोशिश भी नहीं करी और वोट देने लगी, पार्लियामेंट की मेंबर बनने लगी, यहाँ तक कि स्पीकर, मिनिस्टर, सफीर और गवर्नर भी बनने लगी। अच्छा जी हाँ, और अब वो दिन दूर नहीं जब वो बाकी के इख्तियारात भी हासिल कर लेंगी, जो मर्द औरतों के लिबास पहनेगा, बाल बच्चों की परवरिश करेगा, यहाँ तक कि बावर्ची खाने में रोटियां देखेगा। तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, तुम इसे जरूर अमल में लाओ। बस लीडर बन जाओ, मजबूर हम लिख कर देंगे और तुम इसे अपने नाम से छपाओ और धुआंधार आंदोलन करो। यहाँ हो किस भरोसे में? अगर औरतों ने ऐसा बॉयकॉट जैसा हथियार अपना लिया ना तो मर्दों को आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। हाँ भाई, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे इस आंदोलन से ऐसी बरकत नाजिल होगी कि निहाल हो जाएगी। वाह, क्या खूबसूरत जमाना होगा जब तुम हमारा बॉयकॉट करोगे। क्या मतलब? अरे भाई, अपनी नींद सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे। सुबह सुबह तुम्हारी ये बकर बकर सुनने को तो नहीं मिलेगी। मैं बकर करती हूँ। अरे अपनी भूख खाएंगे, खूब कमाएंगे और अपने ऊपर लुटाएंगे। कोई भकुआ हमारी आमदनी पर दावा करने तो नहीं आएगा। जी, हमारी जेब में कोई हाथ तो ना डालेगा। और तो और तुम्हारे ये जेवर, हाँ, ये चमकीली भड़कीली पोशाकें, ये गोते ठप्पे, हाँ, ये तेल फुले लिपस्टिक पाउडर, हाँ, ये सुरमा, इन फिजूल की चीजों की खरीद फरोख्त की इल्लत से छुटकारा पाएंगे। मैं तुम्हारी कमाई उड़ाती हूँ। ना सिर्फ उड़ाती हो और मुकर भी जाती, तुम्हारे माँ बाप ससुराल वालों की खिदमत गुजारी से भी बच जाएंगे। क्यों जी? तुम बार बार मेरे माँ बाप ससुराल वालों का नाम क्यों लिया करते हो? और नहीं तो क्या? जरा सुनो तो कि कब तुमने उनकी खिदमत गुजारी में लगाई है। आखिर वो तुम्हारे है एक और, मेरी बेचारी एक बहन है जो तुम्हारे दरवाजे झांकती भी नहीं है, एक भाई है जो अपने घर गए, बेचारी एक नानी थी, वो भी तुम्हारे सब कदम पड़ के अल्लाह को प्यारी हो गई। बस माँ बाप बचे, वो खुद भी आकर रुक नहीं देखते, एक छोटा भाई है, हाँ, वो भी तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटकता रहता है। पर मियाँ, तुम भी कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ वो आएगा, हजार मर्तबा आएगा। बात तो सुनो। मत लिया करो मेरे सामने ससुराल वालों के नाम, मैंने कह देती हूँ पूरी ठहरेगी। अरे रहने दो ये धमकी, मुझे मालूम है वो आएगा, 1000 दफे आएगा
और आएगा तो जाने का नाम नहीं लेगा। शुक्र है तुम्हारी नानी हमारे घर आकर अल्लाह की प्यारी नहीं हुई, क्या? वरना तुम तो हमें पुलिस के हवाले कर देती। आपसे अर्ज है कि अगर आप मरने लगे तो खुदा के वास्ते अपने घर चली जाना, वरना ससुराल वाले तुम्हारा खून हमारे सर ठोक देंगे। क्यों इतने बेजारत बोलते हैं? बेजारत तो जीने वाली नहीं हूँ। हमारी यहाँ तो वैसे भी औरतें काले बाल लिए स्वर्ग सिधार जाती है। अब देख लो ना हमारी चचेरी बहन को, जो जो जवान हुई त्यों त्यों मरती गई। बस मैं भी ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ। हाँ भाई, हम ऐसे खुशनसीब कहाँ है। अगर तुम दूसरे के घर जाते तो तुम्हारे खानदान की ये खूबी जरूर कायम रहती। तुम आई हो जहाँ मौत भी तुमसे हार मान बैठी। तुम्हारा ये काला चूड़ा, काले से भूरा, भूरे से चिट्ठा और चिट्ठे से ना जाने क्या क्या रंग बदले, मगर मरना पड़ेगा तो हम ही को। बगैर हमारे मरे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। बस तुम बेखतरे रहो, बेफिक्र रहो, तुम मरने वाली नहीं हो। मैं तुम्हें मार कर ही मरूंगी। क्यों तुम मुझे ऊपर कोसते रहते हो? अगर दुनिया सुनेगी तो क्या बोलेगी? नहीं नहीं नहीं, दुनिया कुछ ना कहेगी। हमें मार कर भी तुम जीती रहोगी। तुम बेफिक्र रहो बेगम, तुम मरने वाली नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें गलत कैसी दी। तू तो गलत करे खाला जान दो। मुझे जादू में झोंक के चली गई। यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या बीत रही है मुझ पे अल्लाह? लोगों ने बड़े बड़े हथियार बना डाले, मगर बीवी के आंसुओं के आगे बड़ी बड़ी राइफल, बम सब फेल है। क्या मुसीबत है भाई? क्या है? मियाँ कहाँ को गए थे तुम? हम तेरे को सारा शहर खोजता फिरा भाई। क्यों खोजते फिरे? तेरे को नहीं पता? बेगम साहिबा दिन भर टप 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 करके रोता रहा और उनका पेट ऐसा गिर पिर करके आवाजा करता रहा, पर वो खाना भी नहीं खाते भाई। कहाँ है बेगम? कोरट गए। कोरट? नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने कमरे में है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ ना। बेगम, बेगम। क्या है? अरे ये कोई वक्त है सोने का? अब उठोगी भी या सोती रहोगी? अरे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हटो यहाँ से। लो हट यहाँ से। खाना खा लिया? तुम कौन हो पूछने वाले? हम कौन? अरे तुम्हारे प्यारे शौहर, मियाँ, आका, या जो चाहो समझ लो। फिर वही बात, मत बोलो मुझसे। पल्लू, पल्लू, काय को आवाजा करते हैं आप? जल्दी इधर आ। पहले भगाते फिर बुलाते, काय को बुलाया? वो जबलपुर वाली ट्रेन कब आती है? मेरे को क्या मालूम? जाना पता कर। क्या क्या पता करूं? कि जबलपुर वाली गाड़ी कब आती है? जा। पता करता कि जबलपुर वाला गाड़ी कब को आता, कब को जाता और बेगम साहिबा को कब ले जाता, पता करता। या अल्लाह, क्यों? सब खैरियत तो है? कहाँ जाने का इरादा है? सुना नहीं फजलों से क्या कहा? जहाँ सींग समाएंगे वहीं चल जाऊं। अरे भाई, सींग तो यहाँ भी समा सकते हैं। अगर नहीं समा सके तो थोड़े थोड़े छटवा लो। हमें ये छेड़खानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हम अपने मायके जा रहे हैं। बस घंटे 2 घंटे के अंदर 5-10 हजार रुपए का बंदोबस्त कर दो। 5-10 हजार रुपए? न 500 न 50।
भाई जबलपुर का किराया तो 300 आने, चाहो तो 700-800 ले लो। क्या करोगी 10,000 रुपए का? कुछ भी करूंगी, मेरी मेहर रख दो। महर? हाँ मैं 10,000 बांधी थी कि नहीं? बांधी थी ना? बोलो बोलो भाई। हाँ अब मुकर जाओ कि नहीं बांधी थी, बोलो, अरे बोलो ना। अरे भाई बांधी तो जरूर थी, मगर रस्मी तौर पर हमारी हैसियत 10,000 रुपए तो क्या 10 पैसे की भी नहीं। मैं नहीं जानती हैसियत कैसे, अब्बा ने कच्चा काम नहीं करवाया था, मेहर की रजिस्ट्री करवा ली थी। तुम्हें मेरी मेहर उगल नहीं होगी। अरे हमने अगर निकली होती तो उगल भी देते। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलना जानती हूँ, अपनी मेहर का एक एक टका वसूल कर ही रहूंगी। मैं अलीशा बेगम की भतीजी हूँ, जानते हो मेरी पुप्पी को? अच्छा वही ना जिन्होंने अपने शोहर को जेल की रोटियां और दाल का जायका चखवाया था। जी हाँ वही, उन्होंने अपने शौहर को लाल फाटक तक पहुंचाया था, उनकी पूरी जायदाद नीलाम करवा दी थी और अपनी मेहर का एक एक टका वसूल लिया था। तब कहीं जाके नामरादों को बाहर आना नसीब हुआ। बहुत खूब, बहुत जाबाज लड़ाके हो तुम लोग। तुम मेरी मेहर निकाल नहीं सकते और तो मैं तुम्हारे पीठ से भी निकलवा लूंगी। हमारे पीर साहब, लेकिन भाई हमारे पीर साहब को गुजरे तो 10 साल हो गए और अब वो जन्नत में रौनक अफरोज हो रहे हैं। अच्छा तुम वहीं जाओ और उनकी कब्र पर समन दायर करो। वाह वाह क्या बात कर दी। हाँ रहे हम तो हमारे पास 3-4 जोड़ी कपड़े, यादगार शू, पेंट्री की सस्ते जूते, दवा की लॉटरी की कुछ टिकटें, करीब 3-4 हजार रुपए के कर्जे और कर्ज वाहों की 4-5 डिग्रियां। लेकिन ये सब जिम्मेदारियां तो तुम बिना मुकदमा लड़े भी हमसे हथिया सकती हो। हाँ और लिखाई की कमाई उसका जिक्र नहीं करोगे? अरे बेगम लिखाई तो हम तुम्हारी वजह से करते, अब जब तुम जा ही रही हो तो हमें कागजों से मगज मारने की क्या जरूरत है। उधर तुम्हारा तांगा स्टेशन सीधा रहा, इधर हमने हमारी कलम तोड़कर दवा तो उलट कर रख दी। और तुम्हारे वो 5 पिल्ला बिल्ली वो क्या खाएंगे? ये खूब रही। अरे इन्हें भी अपने साथ लेके जाओ, इनकी 8 पहर चौखट खड़ी हाजरा से तो जान पक चुकी है। तो इनको मैं अपने साथ दहेज में लाई थी। क्या हम अपने साथ इन्हें चढ़ावे में लाए थे? खुद ही संभालो अपनी इल्लत। हम तो मायके से अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। खुदा सलामत रखे हमारे अब्बा जान को, उनकी हमारे लिए सब कुछ है। ये जो इल्लत बीमारी जो कुछ है सब तुम्हारे कर्मों का सदका। जब हम कुंवारे थे तो छुट्टे सांड थे और अब भी छुट्टे सांड रहेंगे। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे अब्बा को, जहाँ वो अपनी बेटी को पालेंगे क्या अपने नवासा नवासी को भूखे मरने देंगे? वाह वाह ना मरने देंगे और तेरे मेरे बहुत छोड़ो बड़े चले। अल्लाह पूरा गारत करेगा ना जान को, मुझे जाते पे जो कर चली गई, मेरी भरी जवानी गारत हुई। खुदा गारत करे गाला जान को, मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी अल्लाह। अरे तो हम अपना दुखड़ा किसे सुनाए? तुम्हारे आने से पहले हम कैसे शब्दाधानी, कैसे सजीले फबीले नौजवान थे, जहां से गुजर जाते थे रास्ते जगर मगर हो जाते थे, मजलिसों महफिलों की जान श्रृंगार समझे जाते थे, हमारे आजा आजा से जवानी फूट पड़ती थी, लोग हमारी तस्वीरें निकालने के लिए रास्ते चलते खड़े हो जाते थे। महाराज आज नजर पड़ते ही मुंह फेर लेते हैं। शक्ल देखिए तुमने अपनी, मुंह तो फेरेंगे ही, वो तो हम हैं जो तुम्हें झेल रहे हैं। वो डॉक्टर बशीरुद्दीन है कि हर 8वें दिन हमें ताकत का इंजेक्शन लगाने की सलाह देते। कहाँ तो हम मीलों दौड़ लगाते थे, अब कहाँ 4 कदम में ही हमारा दम फूलने लगता है। अपनी मुंह मियां मिट्टू। अरे कहाँ तो हम 11 तारीख को ईद का चांद सबसे पहले देखा करते थे, अब कहाँ ऐनक लगाते हैं तो एक एक हरफ के 4 नजर आते हैं। अरे कहाँ हम पत्थर चढ़ाने की ताकत रखते थे, अब कहाँ वो डॉक्टर औसाफ हुसैन हर 5वें दिन हमारा दीन उखाड़ डालते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे कर्मों की बरकत से हो रहा है। हमारे कर्मों की बरकत से तुम मियां खूब नाम कमा रहे हो और दाम भी फटका रहे हो। छोड़ो, मैं जग बकबक नहीं करना चाहती हूँ, रेल का वक्त हो रहा है, चुपचाप मेरी मेहर रख दो। एक काम करते हैं, हमें भी अपने साथ लेती चलो, कर्ज वहाँ पे तकाजों और डिग्रियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारे क्या चार डालूंगी वाली जाकर। अरे वाह बदमजा तो नहीं रहे, यकीन रखो हमारी बातों से चटपटा तो हमारा अचार होगा। तुम्हारा अचार, तुम्हें कूट पीस के बनाऊंगी मैं वो अचार, नॉनवेज अचार। तो क्या मैं आदमखोर हूँ? अरे तुम हमें आदमी कब से समझने लगी बीवी? अरे कौन बीवी, किसकी बीवी? कोई चुड़ैल होगी तुम्हारी बीवी, मत बोलो मुझे बीवी। अरे तो क्या हमारा तुम्हारे साथ निकाह नहीं हुआ है? जब हमारा तुम्हारे साथ निकाह नहीं हुआ है तो मेहर किस बात का मांग रही हो? कोई चुड़ैल होगी तुम्हारे घर की औरत, मैं क्यों चुड़ैल होने लगी?
अरे भाई हम तो हमारी बीवी को चुड़ैल बता रहे हैं, तुम्हारा भी यही कहना। फिर क्यों बुरा मानती हो? आखिर तुम हमारी बीवी तो हो नहीं। देखो बातें मत बनाओ, चुपचाप मेरी मेहर रख दो, वरना कह देती हूँ बड़े घर की हवा खिलाओगी। वहीं वहीं चक्की पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ जाएंगे। मियाँ किस पैर में हो, उल्ली गुगली को बड़ी फिरते हो। अगर कलम घिसना ना भुला दिया तो मैं भी अब्दुल रहमान की बेटी नहीं हूँ। अरे हम कलम घिसना भूलें और चाहे ना भूलें, तुम तो किसी तरह हमें भूलो और कहो तो जेल की हवा खाने और चक्की पीसने के खौफ से बचने के लिए हम ही कहीं निकल भागते। हाँ निकल भागना तो आसान नहीं, यहाँ जॉर्ज पंचम की हुकूमत है। भागोगे तो जाओगे कहाँ, डूबोगे तो बचोगे कहाँ। जॉर्ज पंचम, उनको गुजरे मुद्दतें हुई, जन्नत नशी हो गए। अब तो उनकी हुकूमत उस दुनिया में है जिसकी सरहद कब्र से आगे शुरू होती है। अच्छा है, जाओ तुम भी चोला बदल कर वहीं पहुंचो और दिल खोल कर अपना मुकदमा लड़ो। ये बात तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम्हारी यही मंशा है तो मैं जरूर मरूंगी। हाँ पर याद रखना, जब हश्र में मेरा हाथ होगा तुम्हारा गिरबान, जब तक जहन्नुम रसीद निकल आ दम न लूंगी। अरे रहने दो ये धमकी, हम वहाँ कमीज पहनकर थोड़ी जाने वाले। खैर तुम्हें हक है, तुम कुछ भी कर लेना, ना ही गिरवा होगा और ना ही तुम्हारे हाथों में कोई तकलीफ, मगर तुम वहाँ पहुँचने का कोई काम तो करो। मैं खूब जानती हूँ, खूब समझती हूँ। जब तक तुम मुझे कब्र में दफन नहीं देख लोगे तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा तो यही मरकत दिखा देती। तुमने मेरी जिंदगी अजीरा डरा रखी है, पर अगर तुम्हें फिर भी सुकून नहीं तो यही मरकत दिखा देती हूँ। तुम पे काबू नहीं पर दिल पर तो काबू है। अरे वाह वाह बेगम, तुम तो शायरी का भी शौक रखती हो, मगर जाहिर करने बैठी भी तो कब, जब मरने की ठान चुकी हो। कुछ ही देर के अंदर मरहूम हो चुकी होगी। अगर पहले पता चल जाता तो हम दोनों मिलकर शायरी किया करते, 1 और 1 11 बनते। दोनों की मिली जुली शायरी का बल्ब 11 कैंडल पावर की रोशनी से हमारा घर जगमगाया करता। क्या मंशा है तुम्हारी, क्या गरीबा कब्जे किसी का खून कराना चाहते हो? चुपचाप हमारी नजरों के सामने से हट जाओ। ठीक है, जाते हैं, अपना मुंह कहीं छिपा लेते हैं। पर मियाँ बाहर मत चले जाना, आखिरी वक्त तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, कहो तो यहीं बैठे रहे, तुम्हारे सामने ही मारूम की डिग्री ले लो। बस चोल ना करो, चुपचाप मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। जब मरने का वक्त आएगा तो खुद बुला लेंगे। हम तो जा ही रहे, खुद ही बुला ले। किसी तरह राजी नहीं होती, बड़ी मुश्किल में जान है। अच्छा भाई जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हमारे दिलो दिमाग पर क्या बीत रही है हम ही जानते हैं। हमें खूब तजुर्बा है बेगम साहिबा का इरादा कितना पुख्ता, बाप रे बाप, बुलंद हौसला रखती, बात की धनी और जिद की पक्की। हमारी शरीक हयात, कसम खुदा की, जब हम उनकी आदतें और तासीर पर गौर करते तो रह रहकर हमारा दिमाग चक्कर खाता और दिल धड़क धड़क कर हिचकोले लेता। जनाब बेगम साहिबा से हमें मोहब्बत तो है, मगर अब ये मोहब्बत तूफानी सूरत इख्तियार कर रही। इसलिए हम बार बार सोच रहे हैं कि अब आगे क्या हो। तमाशबीन तरह तरह की बातें बनाएंगे, पुलिस वाले खुदाई फौजदारों की तरह धूम मचाएंगे, ससुराल वाले कानूनी दाव पैंच लड़ाएंगे, अखबार वाले सनसनीखेज ख्याली खबरें उड़ाएंगे। ये सब खतरे हमारे रोम रोम में कपकपी पैदा कर रहे हैं। या खुदा, हमारे घर में कोई बड़ी बूढ़ी भी नहीं जो किसी तरह डांट डपट कर सुलह सफाई करा दे। मियाँ, बेगम साहिबा तेरे को जल्दी बुलाता है, तू जल्दी चलेगी? क्यों? बेगम साहिबा एड़ी से लेकर चोटी तक पूरा सिंगार करके बैठा। सिंगार किस लिए? पता नहीं, पर हाँ वो इधर ही को आता। नहीं, तुमको उधर बुला रहा है। नहीं, वो इधर ही को आता है। नहीं, तुमको बुला। मियाँ
अगर तुम उधर जाएगा वो इधर आएगा तो सब इधर उधर हो जाएगा। अरे तुम क्या अपना दिमाग पूरी तरीके से बाजार में छोड़ा है हो? बाजार? मैं बाजार में क्यों गया? मैं तो बेगम साहिबा के कमरे से आ रहा। बेगम साहिबा एकदम गुस्से में बैंगन के जैसा लाल होकर बैठा। बैंगन की तरह लाल? वही तो, बैंगन के जैसा लाल। मियाँ, मेरे को लगता कि बेगम साहिबा आज पागल ही हो जाना। वो आईने के सामने बैठकर कुछ बड़बड़ कर रहा है। मियाँ, मैं उनको देखा, वो मेरे को देखी। मेरा दिल ऐसा धक धक पुक पुक होना। मियाँ, मेरे को देखकर बुलाई, फजलू इधर आ। मैं डर गया। वैसे घबराते घबराते उनके पास को गया। मेरे को बोली, फजलू जा जबलपुर का गाड़ी पता करके आ। मैं कहता हाँ पता करता, पर मेरे को काय को डराते। मैं डर जाता। बेगम साहिबा ऐसा बैंगन का बात न को करो, सीधा सीधा बोलो। क्या बोलना भैया, मैं डर गया। जबलपुर वाली गाड़ी? हाँ मियाँ, जबलपुर का गाड़ी, जबलपुर का गाड़ी। मियाँ, मेरे को लग रहा है कि बेगम साहिबा जबलपुर जाने को होना। ठीक है, तुम जाओ, अब दरवाजा लगा लो, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। हाँ, और कोई बाहर भी ना जाने पाए। हाँ। ना जाने अब क्या मुसीबत आने वाली। अल्लाह खैर करे। हमारा दिल आपको देखकर जोरों से धड़क रहा है। क्या अकेली जाएंगी या हमें भी साथ लेकर जाएंगी? बैठ जाइए। खुश करम, बिना खंजर के कत्ल कर रही, क्या हमारी जान की बख्शिश हो गई? कलम दवात और कागज लाइए, जाइए। जी लाते हैं। या खुदा, मुझ अजीम शान शख्सियत को पुलिस के सामने फजलू नंगा कर दे। कहेगा बेगम साहिबा से रोज मियाँ खूब लड़ती थी, उसे सोटी से मारती। बेगम साहिबा फूट फूट कर रोती, खाना भी नहीं खाती। लड़ाई में मियाँ बीवी के कीनों से मारे। या अल्लाह, बड़बड़ाइए मत, जो बोल रहे हो करिए। इस तशद्दुद शहादत का नतीजा क्या होगा? बताइए, क्या लिखें? लिखो, लिखो कि मैं अपनी रजा रगबत से खुदकुशी कर रही हूँ। रजा रगबत से खुदकुशी? खुदकुशी? और मैं अपने शौहर को माफ करती हूँ। माफ? और मेरे जाने के बाद मेरे कोई भी अजीज रिश्तेदार मेरे शौहर पर मेहर का दावा ना करे। बेगम, मैं चाहता तो नहीं कि इतनी जल्दी तुम इस फानी दुनिया को अलविदा कहो, मगर इस रुखसती में भी खुदा तुम्हारी दोनों जहां में भला करे। खुदा कसम बीवी, तुम्हारी ये नेकी हमें ता जिंदगी याद रहेगी। बस बस, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, जो बोल रही हो लिखो। ये लो। ये लो। ये क्या? ये पिसा हुआ कांच है, इसे फाड़ कर मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाली हूँ। मियाँ, पिछले महीने भाभी ने भी यही कारनामा किया था। मजबूरन भाई साहब को भी घुटने टेकने लगे, पर तुम कहाँ के 30 मार खा हो। मैदान छोड़कर ना भागना। अगर इस बार मात खा गए तो हर बार यही तमाशा होगा। फिर तुम्हारी हालत उस शहजादे के मानिंद होगी जो शादी की शर्त अदा करने के एवज में रोज सुबह बीवी से नाश्ता पानी की जगह 100 जूतियां खाया करता था। अपनी खैरियत चाहते हो तो मैदान में डटे रहो।
चीज तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन जरा ठहरो। ये लो, और बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पुड़िया खा और ऊपर से घटा-घट ये पानी पी। अल्लाह ने चाहा तो गले में कोई तकलीफ नहीं होगी और पुड़िया भी अपना बरम दिखाने में देरी नहीं करेगी। जाओ, नहीं बच्ची, तुम मेरे मामले में बोले क्या? ये हिम्मत, ये दिलेरी, ये है तुम्हारी बहादुरी। इसी बिरते चली थी हम मर्दों से इख्तियारात छीनकर हुकूमत हासिल करने। ज्यादा जीत की खुशी मत बनाओ, बेहोश हो जाओगे। अरे एक पुड़िया तो थाक ना सकी, ना हुए हम तुम्हारी जगह। एक नहीं 50 पुड़िया फाक कर बताते हैं। बड़े आए। हाँ, अब तो मानो कि मर्द मियाँ है, आका है, हाकिम है और अशरफुल मखलूकात कहलाने के 16 आने काबिल। तुम जैसे शौहर पर कुर्बान होना सरासर बेवकूफी है। तुम्हारा क्या, हम मर जाएंगे तो तुम ना जाने इस घर में कौन सी पुष्टांडी को ले आओगे। तुम्हारी नजरों में तुम्हारी बेटी बनी नहीं है और हमारे बच्चे, माँ बाप, उनका तो सोचो। बस उनके ख्वाब ने अपने इरादा बदल दिया। बेचारे दुख के मारे सर पीट के मर जाएंगे। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा पूरा मायका उजड़ जाएगा। रहने दो ये धमकी। जो मरने से डरते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं। क्या है? तुम हमें मारने क्यों चाहते हो? हम तो तुम्हें मारना नहीं चाहते। अरे हाँ, अगर हम चाहें भी तो क्या होता है। और हम तो बेवकूफ थोड़ी है जो जबरदस्ती मरकर अपनी प्यारी बीवी का सुहाग हो जाए। तुम्हें तो मालूम है कि वो अच्छी खासी चुड़ैल है। अगर हम मर भी जाएं तब भी हमारा पीछे नहीं छोड़ेगी। बेगम साहिबा सुबह की भूखी, जोरों की भूख लगी। जमी हुई खीर की ट्रे जिस कमरे में है वहीं से आई है। सारा गुस्सा उस गरीब खीर पर उतर चुका है। खाने में सब कुछ, लेकिन सुबह की खीर कहाँ गई? खाना खाइए। मतलब खीर मरूम हो गई, पेट में दफना दी गई। अब हमसे 3 दिन तक बात न करना। फजलू, जी बेगम साहिबा। जा किसी को सालन ला दे। आओ। सुन, किसी को रोटी भी दे दे अच्छे से सेक कर। आओ। अरे भाई फजलू, मैंने बहिश्त ज़ेवर में रसूलुल्लाह की हिदायत पढ़ी कि एक मुसलमान भाई को दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए और बोलचाल भी बंद नहीं रखना चाहिए। फरमाइए, अगर अल्लाह और रसूल का खौफ न होता तो हम तुमसे जिंदगी भर बात न करते। अरे हाँ, तुमने तो हमसे नहा की बात करना शुरू कर दी। हम तुम भाई भाई तो है नहीं। अरे रसूलुल्लाह की हिदायत भाई भाई के लिए थी, ना कि मियाँ बीवी या शौहर मर्द के लिए। बहुत बर्दाश्त किया तुम्हें और तुम ना सुधरे। मगर बेगम, तुम हमसे बोलचाल ना रखोगी ना, तब भी हमें तुमसे जरा भी तकलीफ नहीं और ना ही रसूलुल्लाह नाराज होंगे। क्या करें? मगर तुम ना मानोगी। क्या मतलब? अरे किसी दिन पिसा हुआ शीशा फाकोगी तो मरकर जहन्नुम जाओगी। पता नहीं तुम्हारा चार्ज लेने के लिए कौन सी मुस्टंडी आ धमकेगी। इसीलिए हम दोनों की बेहतरी में इसी में कि हम दोनों गूंगे का गुड़ खाएं और जब जरूरत पड़े तो दीवारों से बोल बतिया लिया करें। बहुत मुस्टंडी लाने का शौक है ना तुम्हें? हमारी मौजूदगी में कोई मुस्टंडी कदम रख के तो देखे, हमारे हाथ होंगे और उसके बाल। कहाँ की बेहतरी, कौन सी बेहतरी? हम बोलेंगे, 1000 मरतबा बोलेंगे और तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। बेगम, अब तो जवान की बेटी है, चलो आधे भी करेले बनाए। ठीक है भाई, देखो अब लड़ाई तो खत्म हो चुकी है ना? तुम अपनी आखिरी शर्त भी पेश कर चुकी हो।
जो 52 तोले पाव रत्ती सही, मगर जब तुम ऐसी बातें कर देती हो ना तो खामोखा हम फिसल पड़ते हैं। अच्छा बेगम, तुम्हारी ये जिद हम चुपचाप मंजूर कर लेते हैं। औरत की ताकत तुम क्या जानो, अगर वो सब्र से, अकल से और समझदारी से काम लेती है ना तो मर्दों को उंगलियों पर नचा के ही छोड़ती है। मान गए भाई, मान गए। अब हम भी तुम्हारी उंगलियों पर नाचेंगे। मतलब दोनों मिलकर साथ में हार कर भी जीत गए और जीत कर भी हार गए। लड़ाई कर जाना निकल गए, पर सेहत के लिए अच्छे फायदेमंद। मजेदार, बिल्कुल मियाँ बीवी के रिश्तों के मानिंद। मतलब बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, जबलपुर का गाड़ी 4 बजे को आना। अरे हट यहाँ से। मायके जाना कैसे? कहीं से? क्यों जी? हाँ जी, क्यों जी? हाँ जी, अभी जीत बाकी है। अभी हार बाकी। ये तो कुछ भी नहीं, जीवन का सार बाकी। जो देखा आपने वो तो एक पन्ना था, अभी तो जनाब पूरी किताब बाकी है। तो ये था नाटक हार जीत। हम सभी अपने दर्शकों से थोड़े 5 मिनट का और वक्त चाहिए। हम अपने कलाकारों से परिचय करा दें आपका, जो एक परंपरा है हमारी थिएटर की। आइए सारे लोग, मेरी टीम आइए सब लोग। फजलू का जो रोल कर रहे थे ऋतिक यादव, जेठानी ज्योति दत्ता, लेखक दिव्यांश सिंह, और जो बेगम का रोल कर रही थी उल्फी हुसैन, और मेरे बाकी 7 टीम के लोग हैं वो आए स्टेज पर आ जाए। तनवीर भाई आइए। मंच के पीछे जो थे मंच व्यवस्थापक उन्नीस चौरसिया, मंच परिकल्पना अमित पांडे, मंच सामग्री डायमंड सोनी, संगीत संचालन अर्शीद खान, अर्शीद खान, प्रकाश राहुल महाकाल, तनवीर अहमद, वेशभूषा वसीम खान, रूप सज्जा ज्योति दत्ता, पोस्टर डिजाइन जसवंत कुशा। तो ये थी हमारी प्रस्तुति नाटक हार जीत। निर्देशक जावेद अजीज। और इस नाटक का जो कहानी का जो नाट्य रूपांतरण किया था नाहिद जहां सिद्दीकी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सभी दर्शकों का जो हमारे लिए इतना वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।